हेलो एवरीवन। तो चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जी फिजिक्स विद आरोहित में। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 12 का चैप्टर 1 का नेक्स्ट एग्जाम्पल करने वाले हैं, जो कि एग्जाम्पल 1.4। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि एग्जाम्पल क्या बोलता है। ओके, कूलम्ब्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस and Newton's law for gravitational force between two stationary point masses. Both have inverse square dependence on the distance between the charges and masses respectively. बोलने का मतलब ये है, चूंकि हम लोग को पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, एफ ई इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये हम लोग को पता है। हम लोग को ये भी पता है, आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है एफ जी इज इक्वल टू -G m1m2/r²। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है 2 पॉइंट चार्ज के बीच में लगता है, जिनके बीच का डिस्टेंस r होता है। ग्रेविटेशनल न्यूटन फोर्स जो है दो बॉडी के बीच में लगता है, जिनकी मास m1 m2 है और दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। तो एग्जाम्पल या क्वेश्चन ये बोलता है कि दोनों ही फोर्स दोनों पॉइंट चार्ज या बॉडी के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के रेसिप्रोकल के इक्वल होते हैं, ये क्वेश्चन का कहना है। उसके बाद आगे क्या बोलता है, ए कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्सेस बाय डिटरमाइनिंग द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। तब हम लोग को क्या करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है और ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है, और मैग्नीट्यूड निकालने के बाद दोनों का रेशियो निकालना है। तो दोनों का रेशियो कौन कौन से केस में निकालना है? फर्स्ट केस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए, दैट मीन्स हियर वी हैव टू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड बिटवीन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ओके, in second case we have to also calculate the value of ratio, the magnitude of electrostatic force and gravitational force between the proton and proton। तो सेकेंड केस में हमको प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, उनके मैग्नीट्यूड का रेशियो कैलकुलेट करना है। ओके, आई होप ये एग्जाम्पल बोलना क्या चाह रहा है, कैलकुलेट क्या करना है हमको, वो चीज़ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हम लोग को पॉइंट बी में निकालना है, एस्टिमेट द एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन व्हेन दे आर 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर अपार्ट। इसका मतलब ये है, हम लोग को बी पॉइंट में फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना। सबसे पहले फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए। उसके बाद हम लोग को एक्सीलरेशन निकालना है, किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए। उसके बाद एक्सीलरेशन निकालना है किसके लिए? प्रोटॉन के लिए। और हमको दिया क्या गया है क्वेश्चन में दिया हुआ है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पर 9 होगा, क्वेश्चन में 9.1 दिया है ना, 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। और जो प्रोटॉन है उसका मास दिया है 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। और 2 पॉइंट चार्ज या फिर 2 बॉडी के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमको दिया हुआ है r इज इक्वल्स टू 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10⁻10 मीटर। तो ये सारा डाटा हमको क्वेश्चन में या एग्जाम्पल में दिया हुआ है। अब चलिए हम लोग 1 बाय 1 करके इसका सॉल्यूशंस करते हैं। सबसे पहले हम लोग पॉइंट ए को सॉल्व करते हैं और पॉइंट ए के अंदर में केस 1 को सॉल्व करते हैं। तो केस 1 यहाँ पर लिखा हुआ है, द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन एट अ डिस्टेंस आर अपार्ट इज। तो यहाँ पर ये हमको दिया हुआ है कि कोई भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, दोनों के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है वो इतना लगता है। तो ये आया कैसे? तो ये आया कैसे एक बार बता देता हूँ। चूँकि हम लोग को पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है 1/4πε0 और ये होता है Q1 इंटू Q2/r², ये हमको पता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, तो Q1 इज इक्वल टू, हम लोग इलेक्ट्रॉन के लिए Q1 को रख लेते हैं -e,
और प्रोटॉन के लिए Q2 को हम लोग सब्सटीट्यूट कर देते हैं प्लस E। जब ये दोनों वैल्यू को हम लोग यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे तो फाइनली हम लोग को मिल जाएगा F इज इक्वल्स टू -1/4πε0 E²/r²। जहाँ पर निगेटिव साइन जो है क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसका नेचर कैसा है, इसका नेचर जो है अट्रैक्टिव है। द करेस्पॉन्डिंग ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव। अब इसी के करेस्पॉन्डिंग ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो प्रोटॉन है इसके लिए हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स लिखते हैं। और हम लोग को पता है ग्रेविटेशनल फोर्स का नेचर हमेशा कैसा होता है, अट्रैक्टिव होता है। ये आप लोग क्लास 9 में पढ़ चुके होंगे। तो हम लोग को इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमको कुछ इस प्रकार मिल गया। अब ये कैसे मिला, तो ये हम लोग जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -G m1m2/r²। तो यहाँ पर हम लोग m1 को रिप्लेस कर दिए हैं mp से और m2 को रिप्लेस कर दिए हम लोग me से। ठीक है, तो हम लोग को ये ग्रेविटेशनल फोर्स हमको मिल गया। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लेते हैं। अब आगे देखते हैं। अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो निगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो फाइनली ये हम लोग को मिल जाएगा 1/4πε0 और ये हो जाएगा E²/r²। उसी प्रकार ये इक्वेशन नंबर 2 का अगर मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये हो जाएगा mod Fg। ये भी निगेटिव है, वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, MP_me/r² हो जाएगा। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 4 कंसिडर कर लेते हैं। अब इक्वेशन नंबर 3 और 4 को हम लोग क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 3 और 4 को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको फर्स्ट केस में क्या निकालना है जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के मैग्नीट्यूड और ग्रेविटेशनल फोर्स के मैग्नीट्यूड का रेशियो निकालना है, इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। तो इक्वेशन नंबर 3 और 4 से हमको लेफ्ट साइड क्या मिल जाएगा, Fe/mod Fg। अब इन सभी वैल्यू को हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो mod Fe का वैल्यू 1/4πε0 E²/r²। तो इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हो जाएगा 1/4πε0 E²/r²। और Fg का वैल्यू क्या है, Gmp_me/r²। तो ये नीचे में है, डिनोमिनेटर में है। तो जब हम लोग इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में है वो नॉमिनेटर में चला जाएगा और जो नॉमिनेटर है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो फाइनली हम लोग को ऐसा कुछ मिल जाएगा, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो फाइनली इतना वैल्यू बच जाएगा और यही वैल्यू यहाँ पर लिखा हुआ है E²/4πε0 Gmp_me यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, E का वैल्यू रख देंगे। E का वैल्यू हम लोग को पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। उसी प्रकार 1/4πε0 का वैल्यू रख देंगे। 1/4πε0 का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है, ये होता है 9 × 10⁻9 होता है। ओके, और MP और ME का वैल्यू हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पर। इन सभी वैल्यू को हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। और G का भी वैल्यू आप लोग को में भी पता होगा, ये होता है 6.27 × 10⁻11 ऐसा कुछ होता है। तो इन सभी वैल्यू को हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट करने के बाद जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को कुछ ऐसा मिल जाता है। कैसे मिलता है, 2.4 × 10⁻39 ऐसा कुछ मिल जाता है। और यहाँ पर कोई यूनिट नहीं लिखा है। यूनिट क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि इन दोनों के रेशियो का जो मैग्नीट्यूड है वो डायमेंशन लेस होता है। डायमेंशन लेस इसलिए होता है क्योंकि Fe का भी यूनिट क्या है, न्यूटन है, और Fg का भी यूनिट क्या है, न्यूटन है। तो न्यूटन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा इसका वैल्यू। आया समझ में आप लोगों को? नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ओके, और ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 2.4 × 10⁻39 ये कैसे आया, ये भी नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसको सॉल्व करके बता दूंगा कि कैसे आएगा। ओके, तो यहाँ पर हम लोग का फर्स्ट आंसर निकल चुका है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच का जो रेशियो है, मैग्नीट्यूड का रेशियो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए, वो निकल के कितना आ चुका है, ये हम लोग का आंसर आया 2.4 ×
10 के पावर 39, इतना आंसर आया। इसी प्रकार अब हम लोग क्या करेंगे, प्रोटॉन और प्रोटॉन के लिए इन दोनों का रेशियो निकालेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग को पता है एफ ई का वैल्यू क्या होगा। एफ ई का वैल्यू अब Q1 के जगह पर क्या रखेंगे, Q1 के जगह पर भी प्लस ई रखेंगे और Q2 के जगह पर भी क्या रखेंगे, प्लस ई रखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग को एफ ई का वैल्यू मिल जाएगा 1/4πε0 ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। उसी प्रकार एफ जी का वैल्यू हम लोग को क्या मिलेगा, एफ जी का वैल्यू मिलेगा -g mp का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब जब इन दोनों को एम पी स्क्वायर को आप लोग 2 बार एम पी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों का मैग्नीट्यूड लेंगे, मैग्नीट्यूड लेने के बाद दोनों को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने के बाद हम लोग को फाइनली मिल जाएगा ई स्क्वायर अपॉन 4πε0 जी एम पी। यहाँ पर फिर ई का वैल्यू रखेंगे 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम के स्क्वायर, ये वैल्यू रखेंगे। 1/4πε0 का वैल्यू रखेंगे 9 इंटू 10 के पावर 9, जी का वैल्यू रखेंगे, एम पी का वैल्यू हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। इन सभी वैल्यू को रखने के बाद जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो हम लोग को जो आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1.3 10 के पावर 36 वैल्यू मिलेगा। तो हम लोग को जो सेकेंड केस है इसका वैल्यू कितना मिल गया, प्रोटॉन और प्रोटॉन के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड और ग्रेविटेशनल फोर्स के मैग्नीट्यूड के बीच का रेशियो कितना मिल गया, ये हम लोग को मिल गया 1.3 इंटू 10 के पावर 36, ये वैल्यू हम लोग को मिल गया। ओके, आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। इस प्रकार से हम लोग का जो फर्स्ट आंसर है वो कंप्लीट होता है। आगे देखते हैं सेकेंड में हम लोग को क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड किसका निकालना है, फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है। ओके, और किसके लिए मैग्नीट्यूड निकालना है, जो इलेक्ट्रॉन है इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड, और जो प्रोटॉन है तो प्रोटॉन के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो चूंकि हम लोग को पता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है, इसलिए दोनों के बीच का फोर्स का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, सेम होगा। तो मैग्नीट्यूड क्या मिल जाएगा, मॉड एफ इज इक्वल टू 1/4πε0 ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये ऐसा कुछ हम लोग को मिल जाएगा। अब यहाँ पर फिर से हम लोग ई का वैल्यू रख देंगे। तो ई का वैल्यू रख देंगे तो हम लोग क्या रखेंगे, 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। 1/4πε0 का वैल्यू यहाँ पर 8.987 लिया, इसको आप लोग 9 कंसिडर कर सकते हो, तो 9 इंटू 10 के पावर 9 कंसिडर कर देना। आर, तो आर का वैल्यू हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये हम लोग को दिया हुआ था 1 एंगस्ट्रॉम, और 1 एंगस्ट्रॉम का वैल्यू होता है 10 के पावर -10 मीटर। तो इस वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हम लोग को फाइनल आंसर कितना मिलेगा, 2.3 इंटू 10 के पावर -8 न्यूटन मिल जाएगा। और यही क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है। ओके, और ये कैसे आया इसको मैं बता चुका हूँ, फिर भी एक बार बता देता हूँ मैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के लिए फोर्स क्या मिलेगा, कूलम फोर्स अप्लाई करेंगे। प्रोटॉन के लिए क्या मिलेगा, कूलम फोर्स अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर दोनों को एक साथ लेंगे, Q1 की जगह Q2 की जगह इसको लेंगे, फिर दोनों का मैग्नीट्यूड लेंगे तो हम लोग को कितना मिल जाएगा, इतना मिल जाएगा। ओके, तो हम लोग को फोर्स का मैग्नीट्यूड इतना मिल गया। हमको कैलकुलेट क्या करना है, एक्चुअल में हमको इलेक्ट्रॉन के लिए एक्सेलरेशंस कैलकुलेट करना है और प्रोटॉन के लिए एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। तो हम लोग न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है उसको यूज़ करेंगे। न्यूटन का सेकेंड लॉ होता है F इज इक्वल्स टू ma। तो यहाँ से हम लोग A को लिख सकते हैं F अपॉन m। तो जब हम लोग इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना रहेगा तो हम लोग इसी को लिख देंगे AE इज इक्वल्स टू F अपॉन me। अब यहाँ पर F का वैल्यू हमको दिया हुआ है और me का वैल्यू हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो F का वैल्यू हम लोग निकाले हैं, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए एक्सीलरेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसको हम लोग AE कंसीडर कर लेते हैं। तो AE का वैल्यू मिल जाता है, F का वैल्यू हम लोग अभी कैलकुलेट किए हैं 2.3 इंटू 10 के पावर -8 न्यूटन, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 9.11 इंटू 10 के पावर -31 किलोग्राम। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 2.5 इंटू 10 के पावर 22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशंस का वैल्यू हो जाएगा।
ओके। अब इसी प्रकार हम लोग प्रोटॉन के लिए निकालेंगे, तो प्रोटॉन के लिए फिर इसी फॉर्मूला का लगाएंगे, AP इज इक्वल्स टू F अपॉन MP। तो यहाँ पर F का वैल्यू तो उतना ही रहेगा 2.3 इंटू 10⁻⁸ न्यूटन अपॉन, यहाँ पर प्रोटॉन का मास हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो फिर से 1.67 इंटू 10⁻27, और इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग को कितना मिल जाएगा, 1.4 इंटू 10⁻19 मिल जाएगा। ये कैसे मिलेगा ये आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा, अगर नहीं हो पाएगा तो कोई कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। चलिए एक बार बता देता हूँ मैं, 10⁸ है, जब 10⁻27 को जब हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो 27 में 8 हम लोग सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, 19 मिल जाएगा। अब चूंकि 10⁻27 ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और प्लस जो है बड़ा संख्या है तो यहाँ पर इसी का चिन्ह लेंगे हम लोग, तो ये +19 हो जाएगा। और जब हम लोग 1.67 2.3 को जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग को 1.4 मिल जाएगा। ओके, आई होप आप। तो चलिए इस चैप्टर का नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं 1.5। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल में जो लिखा हुआ है थ्योरी, इसको आप लोग रीड कर लीजिएगा। मैं डायरेक्ट आप लोग को नीचे दिए हुए फिगर के माध्यम से बता देता हूँ कि ये बोलना क्या चाहता है और हमको कैलकुलेट क्या करना है। तो यहाँ पर हमको एक मेटल स्फीयर दिया हुआ है A, और इस मेटल स्फीयर को यहाँ पर एक नाइलॉन रबर इंसुलेटेड मटेरियल के हेल्प से यहाँ पर इसको सस्पेंड कर दिया गया है। और एक और मेटल स्फीयर कंसिडर किया हुआ है, इसमें भी एक इंसुलेटर मटेरियल लगा हुआ है जिससे हम लोग इसको हाथ में पकड़े हुए हैं। और इन दोनों मेटल स्फीयर को, जिनकी सेंटर से इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको 10 सेंटीमीटर रखा गया है। ओके, अब हम लोग एक और मेटल स्फीयर लेते हैं C, एक और मेटल स्फीयर लेते हैं C। अब इस मेटल स्फीयर C को हम लोग A के पास में लाते हैं, और एक और मेटल स्फीयर ले लेते हैं D, और इसको भी हम लोग दूसरा जो मेटल स्फीयर है B उसके पास में लाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में बताया गया है कि जो मेटल स्फीयर A है इसमें जो पॉजिटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो 4 है, और जो मेटल B है इसमें जो पॉजिटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो 2 है। और जैसे ही हम लोग अनचार्ज बॉडी, ये जो अनचार्ज मेटल स्फीयर है, इसको जब हम लोग A के पास लाते हैं तो A का जो 2 चार्ज है वो C में शिफ्ट हो जाता है। उसी प्रकार दूसरा अनचार्ज बॉडी D है जो मेटल स्फीयर है, इसको जब हम लोग मेटल स्फीयर B के पास में लाते हैं तो इसका एक चार्ज जो है D में ट्रांसफर हो जाता है। ओके, आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या कर देते हैं, जो अनचार्ज बॉडी था C और D दोनों को हम लोग हटा देते हैं। हटाने के बाद हम लोग देखते हैं जो मेटल स्फीयर A है इसमें पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना रह जाता है, 2 रह जाता है, और मेटल B में कितना रह जाता है, 1 रह जाता है, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। इनके बीच का डिस्टेंस पहले कितना था, 10 सेंटीमीटर था, और अभी कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर हो गया। पहले मेटल A का मैग्नीट्यूड चार्ज कितना था, 4 था, और अब कितना हो गया, 2 हो गया है। उसी प्रकार B में कितना था, 2 था, और अभी कितना हो गया, 1 हो गया है। ओके, आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग में जब हम लोग अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में नहीं लाए थे दोनों मेटल को, तब इनके बीच का जो कूलम्ब फोर्स है या अट्रैक्टिव फोर्स है या रिपल्सिव फोर्स है जो भी है वो कितना था। और जब हम लोग अनचार्ज बॉडी को इसके पास मिला है उसके बाद इनके बीच का जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, चाहे वो रिपल्सिव हो चाहे वो अट्रैक्टिव हो, वो कितना होगा, ये चीज़ हम लोग को बताना है। तो उसी चीज़ को यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए एक बार सॉल्यूशन को रीड कर देता हूँ ताकि अच्छे से आप लोग को समझ में आए। आई होप आप लोग को क्वेश्चन जो समझाया हूँ, एग्जाम्पल जो दिया हुआ है वो आप लोग को समझ में आया होगा। लेट द ओरिजिनल चार्ज ऑन स्फीयर ए बी क्यू। यहाँ पर कंसीडर किया गया है कि ए जो बॉडी है मेटल स्फीयर है उसमें जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है उसको कितना कंसीडर किया, ए, जब हम लोग अनचार्ज बॉडी को नहीं लाए थे, ये इनिशियल कंडीशन है। और बी का जो चार्ज है उसको कंसीडर किया गया है क्यू डैश, बी को कंसीडर किया गया है, बी में जो चार्ज है उसको क्यू डैश, और दोनों के बीच के डिस्टेंस को कितना कंसीडर किया गया, आर, और उसके सेंटर से द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ईच इज गिवन बाई।
तब इन दोनों के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q डैश अपॉन R स्क्वायर कंसिडर किया गया है। आगे देखते हैं, नेग्लेक्टिंग द साइज ऑफ स्फेयर A एंड B इन कंपैरिजन टू द R। और यहाँ पर A और B का जो साइज है, स्फेयर का जो साइज है, उसको R डिस्टेंस के कंपैरिजन में क्या कंसिडर किया गया? नेग्लिजिबल कंसिडर किया गया। मतलब मेटल स्फेयर A और B का साइज बहुत छोटा है अगर हम लोग R के वैल्यू से कंपेयर करें तो। ओके आगे लिखा है, व्हेन एन आइडेंटिकल बट अनचार्ज स्फेयर C टच A। उसके बाद हम लोग क्या कराते हैं, जो C अनचार्ज बॉडी है उसको मेटल A से टच करवाते हैं। द चार्जेस redistribute on A and C and by symmetry each sphere carries a charge Q/2। तो A का जो चार्ज था Q, जैसे ही C को हम लोग इसके कांटेक्ट में लाएं तो ये चार्ज कितना हो गया? Q से Q/2 हो गया, ऐसा बोल रहा है। उसके बाद हम लोग क्या किए, जो B मेटल था इसके बाद इसके पास एक और अनचार्ज बॉडी को लाए हैं D। तो इसका चार्ज पहले कितना था? Q डैश, अब ये कितना हो गया? Q डैश/2 हो गया। ओके, इफ द सेपरेशन बिटवीन द A एंड B इज हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ईच इज। जब ये हाफ हो गया है तो जाहिर सी बात है इनके बीच का डिस्टेंस को भी क्या कंसिडर किया गया है? हाफ कंसिडर किया गया। पहले वाले इनिशियल केस में इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R कितना था? 10 सेंटीमीटर कंसिडर किया गया था। और अभी जब हम लोग अनचार्ज बॉडी को इसके कांटेक्ट में लाएं तो ये हाफ हो गया बोल रहे हैं, मतलब 10 जो है हाफ हो गया, तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तब इस केस में उन दोनों बॉडी के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो कितना होगा? इसको हम लोग F डैश कंसिडर कर लेते हैं। तो F डैश इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/2 Q डैश अपॉन 2 अपॉन R/2 का होल स्क्वायर। फाइनली इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4πε0 Q डैश अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि ये 2 और 2 4 हो जाएगा और यहाँ पर 2 के पावर 4 हो जाएगा, तो 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इतना बचेगा। और ये कितने के इक्वल है? जो इनिशियल कंडीशन में जो था F उसके इक्वल है। तो फाइनली यहाँ पर जो फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इनिशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के क्या है? इक्वल है। जो इनिशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है? फाइनल जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मिला उसके इक्वल है। तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकलता है? द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन A ड्यू टू B रिमेन अनअल्टर्ड। इसका मतलब अनचेंज होता है। इसका मतलब क्या होगा? अनचेंज। इसका मतलब ये है, जो चार्ज बॉडी A और B था, दोनों के बीच पहले जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा था जब दोनों के बीच 10 सेंटीमीटर था, उतना ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तब लगेगा जब उनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, और उनका चार्ज का मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो आई होप ये एग्जाम्पल 1.5 भी आप लोग को समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो आज के लेक्चर में यहीं तक। थैंक यू सो मच टू ऑल।